नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वैदिक काल से संबंधित टॉप एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, जो कई बार पेपरों में भी पूछे गए हैं, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से वैदिक काल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक थी। बोगस कोई अभिलेख से ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन सी है, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। और ऑप्शन डी है, वैदिक कालीन सभ्यता शहरी सभ्यता थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। देखो, ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक था, ये बिल्कुल सही है। और जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, और बोगसकोई अभिलेख से ऋग्वेद काल की जानकारी मिलती है, ये बिल्कुल सही है। जो बोगसकोई अभिलेख है, ये मध्य एशिया यानी कि ईरान वाले एरिया में आता है। और यहाँ से ईरान वाले क्षेत्र में, और यहाँ से क्या था कि आर्यों के देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनकी जानकारी मिलती है। यानी कि जो आर्यों के देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, तो वही देवता जो है बोगसकोई अभिलेख से भी प्राप्त होते हैं। तो तभी ऐसा माना जाता है कि मतलब तभी जो है बोगसकोई अभिलेख की तुलना ऋग्वैदिक आर्यों से की जाती है। और अगला है ऑप्शन सी है, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ये बिल्कुल सही है कि ऋग्वैदिक समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था। तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता शहरी सभ्यता बिल्कुल नहीं थी, ये एक ग्रामीण या फिर कबीलाई सभ्यता थी। तो पहले का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है, आर्यों के मूल स्थान के संबंध में विद्वानों द्वारा दिए मतों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो एक साइड विद्वानों के नाम है और दूसरे साइड जो है वो मूल स्थान, यानी कि जो आर्य थे वो मूल स्थान कहाँ है उनका, वो भारत में कहाँ से आए, ये बात हमको बतानी है। पहला है प्रोफेसर मैक्स मूलर, फिर है बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती और अविनाश चंद्र दास। तो अब हमको मिलान करना है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर की, तो इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ है, तो ये हो जाएगा पहले का 4। यानी कि इन्होंने बताया था कि जो मतलब मैक्स मूलर ने बताया था कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और यही जो स्टेटमेंट है इसी को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना था कि जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। और तीसरे नंबर पर है दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि ये तिब्बत से आए थे। ठीक है, और चौथा है अविनाश चंद्र दास, इनके अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसके ऑप्शन, पहले का क्या था, मैक्स मूलर का था, पहले का था 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था, पहले का हो गया 4, और दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, दोनों ऑप्शन कॉमन है। और दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये तिब्बत के थे, यानी कि सी का हो गया 2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। बाल गंगाधर तिलक साहब के अनुसार ये उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे। और दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये तिब्बत से भारत आए थे। और अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से भारत आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्राथमिक पेशा यानी मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, बी है व्यापार, सी है पशुपालन और डी है ये सभी। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
भले ही आसान है। तो आर्यों का जो प्राथमिक पेशा क्या है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पशुपालन। कई बार लगता है कि इसका आंसर, सही आंसर कृषि होगा, लेकिन कृषि नहीं है। ठीक है, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। तो गाय को लोग बहुत पवित्र पशु मानते थे, घोड़ा इनका एकदम बहुत ज्यादा प्रिय पशु होता था। इसके अलावा बकरी, भैंस, बैल ये सब भी ये लोग पालते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आज का, फिर से हमें मिलान करना है। तो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या क्या कहलाती थी? और बी है ऋग्वैदिक कालीन में कर था उसे क्या कहते थे? सी है अनुलोम व प्रतिलोम क्या था? और राजा को सलाह देने वाली संस्था या संस्थाएं क्या थी? ठीक है, तो हमें मिलान करना है। आजीवन अविवाहित रहने वाली जो कन्या है, लड़की है, उसे कहते थे अमाजु। ठीक है, अमाजु। ऋग्वैदिक कालीन कर था, कर कौन सा था? वो कर था बलि। ठीक है, अनुलोम व प्रतिलोम ये क्या था? ये विवाह पद्धतियां थी। और राजा को सलाह देने वाली संस्था जो थी वो थी सभा और समिति। ठीक है, तो पहले का हो गया 3 अमाजु, दूसरा हो गया 4 बलि, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको अगर एक भी पता होता कि आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहते हैं, उसी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप इस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सही मिलान कीजिए, मैं इसमें एक्चुअल में एक प्रश्न नहीं है बल्कि 4 प्रश्न है इसमें। इसमें आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में ये जो चौथा वाला है ऑप्शन, ये डी वाला कि राजा को सलाह देने वाली संस्था, ये सभा और समिति कहलाती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद कालीन कर था, उसे हम कहते थे बलि। बलि जो एक स्वैच्छिक कर होता था, मतलब कि आप चाहो तो दो, नहीं चाहो तो मत दो। अनुलोम और प्रतिलोम में 2 पद्धतियां थी विवाह की, यानी विवाह इन 2 तरीके से होता था, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता था कि जो लड़का है, यानी जो वर पुरुष जो है, वो उच्च कुल का यानी उच्च वर्ण का होता था, महिला निम्न वर्ण की। और प्रतिलोम में महिला उच्च वर्ण की और जो पुरुष वो निम्न वर्ण का। वर्ण तो आप समझते होंगे, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है वर्ण व्यवस्था, यानी कि क्षत्रिय सबसे पहले आता था, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्ण थे। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिताक्षरा पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है पाणिनि, बी है दाई भाग, सी है पतंजलि और डी है विज्ञानेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विज्ञानेश्वर। तो मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। ठीक है, और जो ये ऊपर ये एक है जिमूतवाहन ना, तो जो जिमूतवाहन की अगर हम बात करते हैं ना, तो इनकी भी एक फेमस किताब रही है, उसका नाम था, सॉरी, दाई भागी जो नाम है, इनकी किताब थी जिमूतवाहन, जिमूतवाहन ऐसा कुछ नाम, जिमूतवाहन। ठीक है, तो ये 2 किताबें हैं। तो अगर हम बात करते हैं मिताक्षरा पुस्तक की, तो ये किसकी है? विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई किताब है। और इस किताब में मतलब ये बात बताई गई है, एक तरीके से कानून संबंधी किताब है, विधि संबंधी किताब आप इसे कह सकते हैं। इसमें मिताक्षरा में ये बात है कि पुत्र के जन्म से ही जो है पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ये बात मिताक्षरा पुस्तक में बताएगी। और इसी के ऊपर में जो ये ऑप्शन बी है, यानी दाई भाग वाला, इसमें ये जो है, मतलब ये दाई भाग द्वारा लिखी गई किताब है जिमूतवाहन। तो जिमूतवाहन जो किताब है उसमें बताएगी पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का अधिकार होगा संपत्ति पर, ये बात बताई गई है। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा पाणिनि की बहुत फेमस किताब है अष्टाध्यायी, हाँ अष्टाध्यायी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब मानी जाती है? ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है बोथ, डी है नन ऑफ दीस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन है,
कि जो उत्तर वैदिक काल है उसी में लोहे की खोज हुई थी, उससे पहले लोहे को लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मतलब आसान होने के बावजूद भी ये बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्न ऋग्वैदिक कालीन नदियों को उनके आधुनिक नामों से मिलान कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर हम मिलान करते हैं परुष्णी, तो परुष्णी किस नदी को कहते हैं? आजकल हम रावी यानी कि डी। ठीक है, और अस्कनी कहते हैं चिनाव को यानी कि 3। सदानीरा किसे कहते हैं? गंडक। ठीक है, और वितास्ता कहते हैं झेलम को। तो ये ऑप्शन आ रहा है परुष्णी रावी को, अस्कनी चिनाव, सदानीरा गंडक, वितास्ता झेलम, यानी 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4 3 2 1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, मतलब इसमें अलग अलग रूप में पूछा जाता है, जैसे परुष्णी किसे कहते हैं, अस्कनी किसे कहते हैं, ठीक है, स्तुद्री किसे कहते हैं, सतुद्री कहते हैं सतलज को, ठीक है, वितास्ता कहते हैं झेलम को। यानी कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत में, तो झेलम नदी के तट पर ही इसने पोरस को हराया था। इस युद्ध को तभी हम झेलम का युद्ध कहते हैं या फिर वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है स्त्री के लिए, बी है ब्राह्मण के लिए, सी है गाय के लिए, या फिर डी है पुजारी के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गाय के लिए। अघन्य का मतलब होता है जिसको मारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो गाय को लोग बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे और कहते थे कि भैया गाय को नहीं मार सकते। और गाय के लिए और मतलब एक शब्द आता है गविष्ठ। गविष्ठ, ठीक है, गविष्ठ मतलब होता है गाय की खोज, गाय की खोज। और ये लोग युद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं आज के डेट में युद्ध, तो ये लोग कहते थे गविष्ठ, और गविष्ठ मतलब होता है गाय की खोज। तो मतलब गायों का इतना ज्यादा महत्व था कि गायों के लिए ये लोग युद्ध लड़ते थे, युद्ध करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अघन्या कहते थे गाय को जिसे मारा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन सा अधिकारी होता था? ऑप्शन ए है राजस्व कर जमा करने वाला, बी है जंगलों का प्रधान अधिकारी, सी है समाचार पहुंचाने वाला यानी गुप्तचर, और डी है चरागाह का प्रधान अधिकारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजस्व कर वसूलने वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि भागदूह कौन था? राजस्व कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, और कर कौन सा था इसके टाइम पे? अभी हम बात कर चुके हैं, स्वैच्छिक कर होता था जिसका नाम था बलि। बलि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 10। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है सरस्वती, सी है यमुना, या फिर डी है ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरस्वती। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में सरस्वती को पवित्र नदी कहते हैं। इसी को ये लोग नदीतमा, ये इसका एक बहुत फेमस नाम है, नदीतमा, देवीतमा, मतलब नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ, इसको एक पूजनीय पवित्र नदी के रूप में जानते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए है इंद्र, बी है अश्विन, सी है सोम, और डी है प्रजापति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंद्र। ठीक है, तो इंद्र को क्या कहते थे? मतलब इंद्र जो थे वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय देवता थे। ठीक है, ऋग्वेद में। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उस टाइम पे फिर बाद में प्रजापति हो गए थे। कौन हो गए थे? प्रजापति। यानी ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे। ठीक है, तो इंद्र की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 250 बार इनका जिक्र मिला है, 250 बार। ठीक है, इसके बाद मिलता है अग्नि का 200 बार। यानी कि सबसे फेमस देवता कौन हो गए? इंद्र। ठीक है, क्योंकि उनका 250 बार जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है आज का, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ये भी बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन ए है 16, बी 17, सी 18, और डी है 19। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सबको
शायद पता ही होगा, ऑप्शन सी 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण मतलब क्या होता है? पुराना। पुराण का मतलब होता है पुराना, यानी कि इनमें पुराणों में जो लिखा गया है वो है देवी देवताओं की स्तुति, मतलब देवी देवताओं की कथाएं। ठीक है, किसने लिखा है? तो एक ऋषि का नाम आता है लोहमर्स। ठीक है, लोहमर्स ऋषि, लोहमर्स। और एक इन्हीं के पुत्र थे, उनका नाम था उग्रश्रवा, उग्रश्रवा। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। और इनकी संख्या कितनी होगी? 18। जैसे कि आपने सुना होगा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, तो ऐसे ही कितने होते हैं? टोटल 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गद्य व पद्य में रचित एकमात्र वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, या फिर डी है अथर्ववेद। तो गद्य और पद्य दोनों में रचित है एकमात्र वेद, और वो वेद कौन सा है? ऑप्शन सी यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। और यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष में बटा हुआ है और गद्य और पद्य में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। और अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद की, तो इसमें यज्ञ संबंधी मंत्र का जाप होता है, कर्मकांड की प्रधानता इसमें रहती है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस स्थल से भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है हस्तिनापुर, बी है तक्षशिला, सी है लोथल, या फिर डी अतरंजी खेड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन डी। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, यूपी में। यूपी में एक जिला है एटा, एटा। ठीक है, तो वहां पर ये अतरंजी खेड़ा पड़ता है। यहीं से लोह के प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 15। फिर से क्वेश्चन है जिसमें सही मिलान करना है। ये क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये उनमें से एक ये भी है। तो मिलान करना है। एक साइड है हमारी दर्शन, दूसरे साइड है प्रणेता। ठीक है, तो दर्शन में बात करते हैं वैशेषिक, वैशेषिक, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो बताना है कि इनके प्रणेता कौन है। तो वैशेषिक की अगर हम बात करते हैं तो इनके प्रणेता, इस दर्शन के प्रणेता थे वैशेषिक के थे कणाद, यानी कि महर्षि कणाद। तो इसका हो गया फोर्थ वाला। ठीक है, अगला है सांख्य। सांख्य की अगर हम बात करते हैं तो सांख्य का कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि हो गया 3, यानी कि 3। अगला है न्याय। न्याय के कौन है? महर्षि गौतम। ठीक है, पूर्व मीमांसा के कौन हो गए? जैमिनी, ऋषि जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के हो गए बादरायण। तो अगर हम इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो वैशेषिक के कौन है? वैशेषिक के हैं कणाद। ठीक है, वैशेषिक के कौन है? कणाद, यानी कि एकार है 4। ठीक है, और उसके बाद है सांख्य। सांख्य दर्शन के कौन है? सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है, 4 के बाद आ रहा है 3। और न्याय, न्याय के कौन है? गौतम, यानी कि आ रहा है 1। पूर्व मीमांसा के आ रहा है जैमिनी, यानी कि उसके बाद आता है 2। और लास्ट का 5, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसमें बिल्कुल सही है। ये 4 3 1 2 5। इसमें अगर हम देखते हैं तो वैशेषिक का क्या है? महर्षि कणाद, यानी कि 4। ठीक है, उसके बाद सांख्य की कौन है? कपिल मुनि, यानी 3। न्याय के कौन है? महर्षि गौतम, 4 3 1। ठीक है, और पूर्व मीमांसा की कौन हो गए? जैमिनी, उसके बाद आ गया 2। और उत्तर मीमांसा के हो गए बादरायण, यानी कि आ गया 5। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत, ऑप्शन ए है पुराण, बी है धर्मशास्त्र, सी है उपनिषद, और डी है ब्राह्मण शास्त्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उपनिषद। तो उपनिषद कहते हैं वेदांत को, यानी कि वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को। वेदांत नाम से ही है, यानी वेदों का अंत। ठीक है,
वेदों का अंत किसे कहते हैं? वेदांत। ठीक है, हो गया। और अगर हम इसको हम वेदों का अंत इसलिए कहते हैं ना कि सबसे पहले क्या थे? वेद थे। वेद वेद कितने होंगे? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक यानी कि आरण्य, आरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल में रहने वाले जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा रचित कथाएं। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद में वो चीजें आती है। उपनिषद का वैसे मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो मतलब वेदों का जो आखिरी भाग है वो है उपनिषद। तो वेद ज्यादा जो थे वो बहुत टफ थे, फिर उनको बांटा गया इस तरीके से, और आखिरी हिस्सा आता है उपनिषद। ठीक है, तो वेदांत कहते हैं उपनिषदों को। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और होता है, उसे कहते हैं वेदांग। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों शब्द बहुत अलग हैं। वेदांत मतलब वेदों का अंत यानी कि उपनिषद, और वेदांग होता है वेदों के अंग, जैसे कि इसके 6 अंग होते हैं: कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण। ठीक है, वो होते हैं वेदांग। ये है वेदांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऋग्वेद। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको पता ही होगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है, तीसरे मंडल में ये गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, और विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सूर्य से संबंधित या फिर सविता से संबंधित ये मंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 18। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ये भी घिसा पिटा क्वेश्चन है, मतलब बहुत पुराना, आता रहता है पेपर में लेकिन इसीलिए डाला गया है। ऑप्शन ए है छांदोग्य उपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है ज्वाल्पोनिषद और डी है कठोपनिषद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कठोपनिषद, सॉरी मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और जो मुंडकोपनिषद है वो अथर्ववेद, अथर्ववेद का एक उपनिषद है या फिर अथर्ववेद का ही एक भाग है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। त्रयी नाम 3 वेदों के समाहार को कहते हैं, इसमें किस वेद को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, त्रयी कहते हैं, त्रयी। ठीक है, त्रयी मतलब जिसमें 3 वेद हैं, नाम से ही लगता है त्रयी। तो इसमें ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। यानी कि अथर्ववेद को तीन वेदों में नहीं रखा गया। अगर आप बात करते हैं त्रयी, त्रयी मतलब 3 वेद, उसमें अथर्ववेद को हटाया गया है। ऐसा मानते हैं कि जो अथर्ववेद है ना, इसका जो मुख्य विषय है, विषय वस्तु है, वो है जादू टोना या फिर दैनिक जीवन के मामले। तो बाकी जो वेद हैं वो यज्ञ से संबंधित है या फिर यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित है, तभी जो है अथर्ववेद को त्रयी से बाहर रखा गया है। ठीक है, और चारों वेद का जो संग्रह होता है उसे हम कहते हैं संहिता। संहिता, इसमें चारों वेद होते हैं उसे कहते हैं संहिता। तो ऋग्वेद की बात अगर चल ही रही है तो वैदिक काल की बात चल रही है, तो इसमें हम ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त और 10,500 लगभग 62 ऋचाएं, ऋचाएं यानी मंत्र हैं इसमें। ऋग्वेद को पढ़ने वाला कहलाता है होत्र। ठीक है, और इसके जैसे कुछ फेमस मंडल है। तीसरा मंडल सूर्य को समर्पित है, और 9वां मंडल सोम को, 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था है, और 7वां मंडल जो है ना उसमें दशराग युद्ध का वर्णन है, जो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी मतलब रावी। ठीक है, आधुनिक रावी। तो रावी यानी परुष्णी नदी के किनारे युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ था राजा सुदास और 10 जनों के मध्य। ठीक है, इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जो 10 जन है ना, जिसको हम पढ़ते हैं 10 जन, राजा सुदास और 10 जनों के मध्य, तो ये 10 जन मतलब कोई 10 लोग नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था ना, इसमें सबसे छोटी जो व्यवस्था होती थी, यानी कि सबसे क्या हो रहा है, ठीक है, सबसे छोटा मतलब कि सबसे छोटा होता था परिवार। परिवार यानी कि उसको हम कहते थे कुल। क्या कहेंगे? कुल। कुल के बाद आता था वंश।
सॉरी, कुल के बाद वंश नहीं आता, कुल के बाद आता ग्राम। ठीक है, ग्राम, यानी कि सबसे पहले आ गया कुल, फिर आ गया ग्राम, फिर आ गया विश, उसके बाद आता था जन, और लास्ट आता था राष्ट्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजा सुदास ने 10 जनों के मध्य युद्ध लड़ा था। राजा सुदास ने 10 जनों के साथ, मतलब ठीक है, युद्ध लड़ा था, इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। तो 10 जन मतलब सबसे छोटी इकाई होती है कुल, उसके बाद था ग्राम, उसके बाद था विश, उसके बाद था जन, उसके बाद था राष्ट्र। तो 10 जनों के मध्य, 10 जन और सुदास के मध्य युद्ध हुआ था। ये हो गया ऋग्वेद के बारे में। सामवेद के बारे में, भारतीय जो संगीत है उसका जनक हम सामवेद को ही मानते हैं, और जो सामवेद को पढ़ने वाला होता है उसको हम कहते हैं उद्गात। ये भी एक थोड़ा आसान क्वेश्चन है, वैसे पूछा तो नहीं जाता, याद रख सकते हैं उद्गात। ठीक है, तीसरा यजुर्वेद, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके हैं। गद्य पद्य में लिखा जाता है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, इसके 2 भाग हैं, 2 पक्ष हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है इसके सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरी। हाँ, अगर हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ऐत्रेय और कौशिक ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिक की, और जबकि इसके यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरी। ठीक है, अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र के बारे में है, और वो किसके बारे में, औषधि के बारे में इसके में बताया गया है। इसको पढ़ने वाला उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, गोपथ। ठीक है, इसका उच्चारण करने वाला वो होता है ब्रह्मा। और इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, वो किसमें कहा गया, इसी अथर्ववेद में कहा गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट, यानी 90। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है चाणक्य, बी है विज्ञानेश्वर, सी है मनु, या फिर डी है नन ऑफ दीज। आसान सा क्वेश्चन है, आप सब लोगों को शायद आता होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि मनु। प्रथम विधि निर्माता किसे कहते हैं हम? मनु को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मनु स्मृति की रचना करी थी। किसकी करी थी? मनु स्मृति। ठीक है, ये स्क्रीन पर लिखा नहीं जाता ठीक से, तो मनु स्मृति की रचना किसने करी थी? मनु ने करी थी। ये मतलब जो मनु स्मृति है, इसे कानूनी किताब कह सकते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथों में और भारतीय परंपरा में, मतलब के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार ऐसा मानते हैं कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे, और इनकी किताब कौन सी थी? मनुस्मृति थी। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपको अच्छी लगी क्लास, आपने कुछ सीखा इससे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।